प्रिय बच्चों, मातृभूमि क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः हम उत्तर प्रदेश स्पेशल और समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों की एक माला लेकर के आए हुए हैं। वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बात यकीन आपको दिलाना चाहता हूं कि YouTube पे हम नए जरूर हो सकते हैं, लेकिन अध्यापन और अध्ययन के क्षेत्र में मेरा अनुभव नया नहीं है, काफी पुराना है। मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 500 बच्चे सरकारी नौकरियों में हैं। तो इस बात को आप पूरा ध्यान रखिएगा। जो यहाँ चीजें मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, ये काफी मेहनत और शोध के बाद मैं यहाँ पे रख रहा हूं। यहाँ प्रश्न तो आपको हो सकता है 15-20 होंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में आपके 4-4 प्रश्न हैं। और जो यूपी की बात तो यूपीपी की बात तो छोड़ दीजिए, पीसीएस में भी केवल आज के क्लास से ऐसा नहीं है कि 2 प्रश्न नहीं मिलेगा। तो यूपीपी के लिए, पीसीएस के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इसके काम करिएगा। इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा और लिख करके पूरा तैयार कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न निसंदेह पूछे जाएंगे, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां स्क्रीन पर है, निम्न में क्या सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो 3 क्या सही है और एक कौन सा गलत है, हम उसकी विवेचना करते हैं। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ। जी यह बिल्कुल सही है। पूरा ध्यान से इसको सुन लीजिए और तैयार कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ। अगला है, शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। बिल्कुल, शक्ति दीदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और सरकार की मंशा ये रही है कि चाहे ग्रामीण महिलाएं हों, चाहे शहरी महिलाएं हों, समस्त महिलाओं को जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको शक्ति दीदी कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। अगला है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली 3 अन्य जिले प्रयागराज, गाजियाबाद व आगरा में भी शुरू की गई। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अक्सर जिले में तो एक कप्तान होता है जो एसपी या एसएसपी रैंक का होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे बड़े जिले हैं जहां पे कमिश्नरी प्रणाली चलती है, जहां पर पुलिस कमिश्नर बैठता है। और उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 जिले हैं जिसमें 4 पहले से थे और 3 नए जिले हैं जहां पे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। और ये 3 नए जिले कौन है? प्रयागराज है, मतलब इलाहाबाद, गाजियाबाद और आगरा में। जबकि इसके पहले आपके कानपुर में, ये 4 जो जिले हैं जहां पहले इस कमिश्नरी प्रणाली थी, कानपुर में, लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। तो बिल्कुल आप 7 को तैयार कर लीजिएगा। 3 अभी जल्द ही शुरू हुआ है। इस प्रकार से 4 ये 3 ये 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। अगला है, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। बिल्कुल किया गया। यह एक मूर्ति लगाई गई है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। और यह मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा मूर्ति जो अयोध्या में लगाई गई है, क्या ये शंकराचार्य की है? तो नहीं, अयोध्या में जो मूर्ति लगाई गई है जिसको स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी कहते हैं, मेरे बच्चों, इस शंकराचार्य की नहीं, ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है। तो आंसर यही गलत है। लेकिन इसमें भी आपको एक तथ्य मिल रहा है कि यह रामानुजाचार्य की मूर्ति लगाई गई है। रामानुजाचार्य, रामानुजा, यहां देखिए, इसको हम काट देते हैं, रामानुजाचार्य, इनकी मूर्ति लगाई गई। मेरे बच्चों, ये शंकराचार्य की मूर्ति यहां नहीं लगाई गई है। तो आइए इसकी भी हम बातें कर लेते हैं। शंकराचार्य की मूर्ति कहां लगाई गई है? तो अभी शंकराचार्य की मूर्ति मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर, बिल्कुल यह भी तैयार करिएगा, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर शंकराचार्य की मूर्ति लगाई गई है। और जिस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ, इसको ध्यान दीजिएगा, जो शंकराचार्य की मूर्ति लगी है उसको स्टैच्यू ऑफ
वननेस कहा गया है। इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि स्टैचू ऑफ वननेस किसकी है, किसकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ वननेस कहते हैं, कहां लगाया गया? ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर लगाई गई। किसकी है? शंकराचार्य की है। रामानुजाचार्य की मूर्ति कहां लगाई? अयोध्या में लगाई गई। इनकी मूर्ति को क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ डिग्निटी बोलते हैं। एक जगह मूर्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी लगाई गई है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हैदराबाद में लगाई गई है और हाल ही में लगाई गई है। और उनकी मूर्ति को क्या बोलते हैं, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है उसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिनकी मूर्ति हैदराबाद में लगाई गई है, हैदराबाद में जो बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्ति है, इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। जो मूर्ति आपका ओंकारेश्वर के मांधाता में लगाई गई है वो शंकराचार्य की मूर्ति है और जो कहलाती है स्टैचू ऑफ वननेस कहलाती है। और जो मूर्ति आपके यहां लगाई गई है अयोध्या में वह स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहलाती है, वो रामानुजाचार्य की है। और एक मूर्ति गुजरात में लगाई गई है, आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। वो क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? तो वह स्टैचू ऑफ यूनिटी। वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति गुजरात में लगी है उसको स्टैचू ऑफ क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं। तो उनकी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ डिग्निटी है। वहीं पर आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति लगाई गई है हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। और जो शंकराचार्य की मूर्ति मध्य प्रदेश में लगाई गई मांधाता पर्वत पर वह स्टैचू ऑफ वननेस है। इन चारों मूर्तियों को ध्यान रखिएगा कि स्टैचू ऑफ वननेस किसकी मूर्ति है, कहां लगाई गई, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति कहां लगाई गई। और यह भी ध्यान दीजिएगा, अभी अमेरिका के मैरीलैंड में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। हैदराबाद में तो भारत में लगाई गई है, या अमेरिका के मैरीलैंड में भी लगाई गई है। तो ये आपने यहां देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे बच्चों, आप जितने प्रश्न देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। 2024 में जितनी परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, वह सारी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है। यह जान लीजिए, आने वाली परीक्षा में शायद हर परीक्षाओं में आप देखेंगे यहां से जरूर पूछे जाएंगे। तो यहां आप देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व शिवालिक हाथी रिजर्व है। जी बच्चों, एकदम बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व शिवालिक हाथी रिजर्व है। तो पीसीएस लेवल तक तो आपको यूपी पीपी इतना ही बहुत है कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा? शिवालिक हाथी रिजर्व है। ये है कहां? तो उत्तर प्रदेश का पहला शिवालिक हाथी रिजर्व ये सहारनपुर और बिजनौर जिले में है। लेकिन एक करंट का मुद्दा है, अभी हाल ही में एक नया हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश का यह जो नया हाथी रिजर्व बनाया गया है वो तराई हाथी रिजर्व है। ये कहां पर है? ये आपका पीलीभीत। अब पीसीएस लेवल तक आप जाएंगे, आईएएस लेवल तक आप जाएंगे तो ये आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और आपका बहराइच और शाहजहांपुर, ये 3-4 जिलों को मिलाकर के बनाया गया है। कहां पर? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और शाहजहांपुर में। लेकिन आपको 2 बात यहां रखनी है याद, वो ये रखनी है कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व शिवालिक हाथी रिजर्व है और अभी हाल ही में कौन सा दूसरा हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है? वो तराई हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है। तो दोनों सही हैं। तीसरा है उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। यह भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी में। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा है। यह भी सही है। जो वाराणसी में है यह सही नहीं है बेटा, यही गलत है। आप ध्यान दीजिएगा, यह सही है कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा है। लेकिन यह ध्यान रखिए, इसमें गलती कहां है? इसमें गलती यह है कि मैं चारों ऑप्शन को आपके नॉलेज के लिए यहां रखा हूं, लेकिन यह गलत होने के बाद भी सही है। तो उत्तर प्रदेश का पहला
वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा है, जो कहां है? चंदौली में है, चंदौली जिले में है, यह वाराणसी में नहीं है। तो बिल्कुल आप इसको तैयार कर लेंगे और यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सही नहीं है? एक सही नहीं है, 3 सही होगा। मैं इसी प्रकार से प्रश्न बनाया हूं जिससे गागर में सागर भरा जा सके। चारों का चारों ऑप्शन आपके लिए एक विशेष प्रश्न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा। मेरे बच्चों, महिलाओं के लिए, बिल्कुल महिलाओं को समर्पित, बच्चियों को समर्पित आपके उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जहां पे महिलाएं ही पढ़ेंगी, वो पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। एकदम करंट का मामला बिल्कुल सही है। तो बच्चियों के लिए पहला महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। दूसरा है, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया है। यह भी करंट का मुद्दा है, यह भी सही है कि गोरखपुर का एक मुंडेरा बाजार है जिसका नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया गया है। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन के फाइनल में चीन के बेंग होंगयांग ने भारत के एचएस, ये सच गलत हो गया बेटा, यहां आप लोग बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ये एचएस प्रणव को पराजित किया। बिल्कुल यहां क्या देखना है, ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन के फाइनल में चीन के बेंग होंगयांग ने भारत के एचएस प्रणव को हरा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन के उप विजेता कौन रहे? एचएस प्रणव। और विजेता कौन रहा? होंगयांग, बेंग होंगयांग रहा। लेकिन उप विजेता ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन के उप विजेता कौन रहे? एचएस प्रणव रहे। अगला है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 विजेता दक्षिण कोरिया है। मेरे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, महिला जो हमारे घर की लड़कियां हैं, इन बच्चियों ने एशिया का हॉकी कप जीता है। कौन जीता है? जूनियर, जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, सीनियर टीम नहीं, जूनियर टीम ने एशिया का हॉकी कप जीत लिया है। मेरे बच्चों, ये दक्षिण कोरिया नहीं जीती है, दक्षिण कोरिया को ही हरा करके भारत की बच्चियों ने जीता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हॉकी मेजर ध्यानचंद जिसके लिए याद किए जाते हैं, तो वो हॉकी हमारी बच्चियों ने, जूनियर बच्चियों ने एशियाई हॉकी कप को जीत लिया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आप बिल्कुल तैयार करते रहिएगा, लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा बेटा, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे है, शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया, लेकिन निम्नलिखित में कौन एक नोबेल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सही नहीं है? करंट बिल्कुल चल रहा है। आप देखिए, 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये ईरान की हैं और महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, जिनको 10-11 बार जेल हुई है, जो 10-11 सालों से जेल में हैं। लगभग 30-31 साल की जेल इनको वहां की न्यायपालिका ने किया है। और इस महिला ने महिला अधिकारों की लड़ाई वहां लड़ा है, जिसके लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये ईरान की रहने वाली हैं, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल दिया गया। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा यह प्रश्न। ये जो दोनों तीनों दिख रहे हैं, कहीं न कहीं आपको किसी न किसी परीक्षा में छपे मिलेंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को प्रदान किया गया है, यह भी सही है। तो यह भी सही है, यह भी सही है। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, साहित्य का नोबेल जॉन फासे को दिया गया है, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है, यह भी सही है। अगला है, शांति का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको व ड्यू बिजमैन को प्रदान किया गया। नो बेटा, ये नहीं, ये दोनों लोगों को ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। तो आपके पास देखिए चारों फैक्ट यहां पर दिख रहे हैं कि ये जो शांति का नहीं दिया गया, शांति का तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो ये किसको दिया गया? तो मैंने यह भी एक फैक्ट डाल दिया जानबूझ के कि आप यह भी जानते रहिए कि चिकित्सा का नोबेल किसको दिया गया है, तो वो कैटालिन कारिको को, ड्यू बिजमैन को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, साहित्य का जॉन फासे को दिया गया है, और शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो आपका उत्तर में त्रुटि यहां है, इसको ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है। बेटा देखिए, बार बार पूछता है। हमारी सरकार, भारत की सरकार फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार देती है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। इफ जो 69वां अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया उसके संदर्भ में 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माने सबसे मतलब सारी फिल्मों में जो हीरो काम किए हैं उसमें 1 नंबर का हीरो किसे घोषित किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन है। फिल्म पुष्पा आप देखे होंगे, वो ऐसे गर्दन झुका करके चलता है, जो नायक है वही नायक अल्लू अर्जुन है। उसी फिल्म पुष्पा के लिए जो ऐसे कर करके स्टाइल में बताता है, तो वो यही अल्लू अर्जुन है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किस हीरोइन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो ध्यान दीजिएगा वो आलिया भट्ट हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन है, अल्लू अर्जुन है। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन कौन है, नायिका कौन है, तो आलिया भट्ट है। किस पिक्चर के लिए, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए। अगला हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां गलती यहां है, यहां त्रुटि है। इस त्रुटि को मैं चूंकि बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप सुन पा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता फिल्म पुरस्कार गांधी एंड कंपनी को नहीं दिया गया है। गांधी एंड कंपनी को बाल फिल्म पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय एकता के लिए जिस फिल्म को पुरस्कार दिया गया है वो कश्मीर फाइल्स है। तो सर्वश्रेष्ठ हीरो का पुरस्कार किसको दिया गया, अल्लू अर्जुन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया, आलिया भट्ट को। राष्ट्रीय एकता के लिए किस फिल्म को पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए वो कश्मीर फाइल्स है। बाल फिल्म के लिए गांधी एंड कंपनी है। और एक बात और आती है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, तो बेटा वो है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। तो यहां पे उत्तर में गड़बड़ी यहां है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता फिल्म पुरस्कार गांधी एंड कंपनी को नहीं दिया गया, बल्कि ये दिया गया कश्मीर फाइल को दिया गया, कश्मीर फाइल को दिया गया, फाइल्स को दिया गया। और यह पुरस्कार किसको दिया गया है, यह बाल फिल्म पुरस्कार दिया गया है, बाल फिल्म पुरस्कार। तो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा कि रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट देखिए ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ हीरो अल्लू अर्जुन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी आलिया भट्ट है। बाकी ये सब चीजें आप यहां देख पा रहे होंगे, जिसको मैंने एक लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक सही नहीं है। फिर वही बातें हैं, 3 सही होगा 1 सही नहीं है। तो आइए 3 सही को पहले देखते हैं, फिर हम बता देंगे सही नहीं है। तो 1 दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक विराट कोहली ने लगाया। मेरे बच्चों, अब तक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 49 शतक 1 दिवसीय क्रिकेट में बना करके पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे मैचों में, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले थे। लेकिन विराट कोहली जो हमारे भारत का एक सितारा है क्रिकेट का, वह विराट कोहली 50वां शतक बना करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, विराट कोहली ने। रिकॉर्ड कितने का था, 49 शतकों का था। कितना शतक इन्होंने बना दिया, 50 शतक ये बना चुके हैं। तो बिल्कुल सही है। बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की कांस्य प्रतिमा लगाई गई है, यह भी तैयार कर ले, बिल्कुल सही है। वानखेड़े स्टेडियम जो कि बंबई में है, उसमें कांसे की प्रतिमा किसकी लगाई गई है, सचिन तेंदुलकर की लगाई गई है। टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज हैं। बच्चों, आप अगर विश्व कप देखते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एक श्रीलंका का एक खिलाड़ी आउट होता है और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज खेलने आते हैं, लेकिन उनके हेलमेट में कुछ गड़बड़ी होने के नाते वो थोड़ा सा रुक गए और क्रीज पर वह खेलने नहीं आए। चूंकि एक बैट्समैन जब आउट होता है तो आईसीसी का रूल्स है 41 आईसीसी का रूल है। उस रूल के तहत आपको 2 मिनट में जो बल्लेबाज आउट हुआ उसके आउट होने के 2 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट के अंदर दूसरे बल्लेबाज को क्रीज पे खेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर पहला बल्लेबाज आउट हो गया है तो दूसरा बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर क्रीज पे पहुंच जा और खेलने के लिए तैयार हो जा। लेकिन
एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड पे पहुंचे तो जरूर, लेकिन हेलमेट में कमी रहने के नाते यह पिच पर नहीं पहुंचे खेलने, जिससे इनको टाइम ज्यादा लेने के नाते टाइम आउट, जो 2 मिनट का टाइम था वो निकल जाने के नाते इनको टाइम आउट करके आउट करार दे दिया गया। तो इस प्रकार का विश्व में पहली बार आउट हुए जो टाइम से खेलने नहीं पहुंचे। तो टाइम आउट में आउट होने वाला कौन बल्लेबाज है? श्रीलंका का एंजेलो मैथ्यूज हैं। अब एशिया कप क्रिकेट 2023 का फाइनल श्रीलंका ने भारत को हराकर जीत लिया। मेरे बच्चों, उत्तर तो गलत यही है, लेकिन इस गलत उत्तर में यहां ध्यान दीजिएगा, फिर भी कुछ सही है। सॉरी, मैंने यहां लगा दिया गलती से। हाँ, अब यहां देखेंगे। ओ, प्रश्न क्या हट गया क्या? हाँ, अब एशिया कप बात की प्रश्न यहां ये गलत है। एशिया कप क्रिकेट 2023 का फाइनल, देखिए एशिया कप क्रिकेट जो एशिया की जो टीमें हैं वो आपस में खेली। एशिया कप क्रिकेट का फाइनल श्रीलंका ने भारत को हराकर जीत लिया। नहीं बेटा, ये गलत है। भारत ने श्रीलंका को हराकर जीत लिया। मैं इस बात को क्यों कहा? एशिया कप भारत ने जीता। मैं बच्चियों का मामला क्यों रखा था वो हॉकी वाले में? क्योंकि जूनियर कप में हमारे यहाँ की महिलाओं ने उसको जीत लिया है, जूनियर कप हॉकी, दक्षिण कोरिया को हरा करके। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर कोरिया को हरा करके। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एशिया कप क्रिकेट में जो एशिया का क्रिकेट हुआ उसमें हमारी टीम ने, भारत की टीम में, बहुत अच्छी टीम है, इस टीम ने श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका ने हमको नहीं जीता, नहीं हराया। हम विजेता हैं, वह उप विजेता है। तो यह गलत होते हुए भी यहां भी आपको नॉलेज मिल रहा है कि एशिया कप क्रिकेट भारत ने जीता, श्रीलंका ने नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में सही नहीं है। फिर 3 सही है, गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां चारों आपको एक ज्ञान दे रहा, चारों तथ्य आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार थे। यहां ध्यान दिए बच्चे, जब हमारा विश्व कप समाप्त हुआ है तो विश्व कप जो 2023 में हुआ है, वो विश्व कप 2023 में समाप्त होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक श्रृंखला हुई है। और उस श्रृंखला में जो 2020 की श्रृंखला हुई है, जो टीम यहां से, जो टीम हमारी भारत की टीम खेल रही थी, उस टीम के कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे। कौन था? इस टीम के कप्तान सूर्य कुमार थे। तो जो विश्व कप समाप्त होने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 श्रृंखला हुई, उसके कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार थे। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है आपका, ऑप्शन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर डायना एडुल्जी व वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। मेरे बच्चों, जब मैं पीसीएस की परीक्षा देता था उस दौरान ऐसे प्रश्नों को मैं फेस किया था। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किसको सम्मिलित किया गया। तो आईसीसी का हॉल ऑफ फेम क्या है? क्रिकेट जगत की, विश्व की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है। आईसीसी क्या करती है कि वो दुनिया के जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने पहले खेला, जो महान क्रिकेटर हैं, जिनकी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उनको सम्मान देने के लिए उन पुरानी हस्तियों को, जो बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, उन लोगों को वह क्या करता है? सूचीबद्ध करता है और उनको सम्मानित करता है। उसी को कहते हैं हॉल ऑफ फेम। तो अभी हाल ही में भारत की यह खिलाड़ी है डायना एडुल्जी। ये बहुत पहले भारत की ओर से खेलती थी। तो डायना एडुल्जी को और वीरेंद्र सहवाग, जिनको मुल्तान का सुल्तान कहते हैं, जिन्होंने टेस्ट में 13 शतक मारा है, तो ये डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। साथ ही साथ श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी शामिल किया गया है। 3 लोगों को इस वर्ष शामिल किया गया है, श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को। लेकिन बात भारत की ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत के 2 खिलाड़ी डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, मतलब अगला जो ओलंपिक होने वाला है इसी वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल होगा।
हमेशा चीन ज्यादा पदक जीतता, अमेरिका ज्यादा जीतता है, हम लोग भी इस बार कोशिश करेंगे पहले से ज्यादा जीतें। लेकिन बेटा ये ओलंपिक इस साल जो होने वाला वो कहां होने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा, यह पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो इस वर्ष 2024 में जो ओलंपिक खेल होने वाला है वो कहां हो रहा है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है अगला क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया व श्रीलंका में आयोजित होगा। तो मेरे बच्चों ऑप्शन यही गलत है, लेकिन हम इसको सही करेंगे। जो अगला क्रिकेट विश्व कप होने वाला है यह अफ्रीका में होगा, यह भी सही है, नामीबिया में होगा, यह भी सही है, लेकिन श्रीलंका में नहीं। इसके बाद अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे मेरे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों तैयार कर लीजिएगा कि अगला जो क्रिकेट विश्व कप होगा वह अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के संयुक्त मेजबानी में होगा। तो मेजबान कौन होगा? अफ्रीका होगा, नामीबिया होगा, जिम्बाब्वे होगा, श्रीलंका अगला मेजबान नहीं है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक सही नहीं है, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, एक 3 सही होंगे, एक गलत है। सितंबर माह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी लिखा हुआ है, वाराणसी पढ़िएगा, में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई। मेरे बच्चों अभी लखनऊ में इकाना स्टेडियम एक हमारे पास था उत्तर प्रदेश में, आप इस बात को जानते हैं। ये कानपुर में है, अब बनारस में भी एक स्टेडियम बनने जा रहा, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दिया है। तो एक स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बनने जा रहा? हमारे पास 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे, एक कानपुर का, एक दूसरा कहां का, लखनऊ का, और तीसरा कहां, वाराणसी का। तो अभी नई नींव कहां रखी जा रही है? वाराणसी में रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर के नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा की। मेरे बच्चों इस बार दिवस से एक प्रश्न आना तय है, मैं गेस करता हूं इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा किया है। तो 25 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाए? नो नॉनवेज डे। नो नॉनवेज डे मतलब है कि 25 नवंबर को नॉनवेज नहीं खाना है, तो नो नॉनवेज डे 25 नवंबर। यह भी सही है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जहाज रामायण, तो रामायण आप जानते हैं जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन ये रामायण क्या है? ये रामायण एक जहाज है, एक छोटी सी जहाज है जो सरजू नदी में चलाई जा रही है, अयोध्या में, जो सौर ऊर्जा से चल रही है। उसे पैनल बड़े बड़े लगे हुए हैं, वह प्रदूषण नहीं फैलाएगी, वह डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगी, वह किससे चलेगी? सौर ऊर्जा से चलेगी। और कहां चलेगी? सरयू नदी में, अयोध्या में, और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जहाज का नाम रामायण है। उत्तर प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी संत कबीर नगर में स्थापित की जा रही है। बच्चों यही गलत है, लेकिन इस गलती में एक और सही है। उत्तर प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी संत कबीर नगर नहीं, गोरखपुर में स्थापित की जा रही है। एकदम बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी है। मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहां स्थापित की जा रही है? गोरखपुर में। और महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। एनसीसी अकादमी गोरखपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम झांसी में स्थापित किया जा रहा। मेरे बच्चों यह भी सही है, देश का पहला डिजिटल हॉकी। आप वहां जाएंगे, देखेंगे, उस म्यूजियम में जाएंगे तो सब कुछ डिजिटल है, देखेंगे तो आपको हॉकी के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेंगी। तो देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम झांसी में स्थापित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, उस एक्सप्रेस वे के बगल में जो सर्विस लेन है, दोनों के बीच में काफी स्पेस बचा हुआ है।
वहां पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। और जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उस पर जितनी भी लाइटें जलेंगी, जितनी भी बिजली की जरूरत होगी, वह किससे पूरा होगी? सौर ऊर्जा से पूरा होगी। सौर पैनल लगाए जाएंगे, सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी और उस सौर ऊर्जा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ऊर्जा जरूरतें पूरा होंगी। प्रदूषण नहीं फैलाया जाएगा, डीजल पेट्रोल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोयला आधारित बिजली नहीं बनाई जाएगी। किससे बनेगी? आपका सौर ऊर्जा से काम चलेगा। किसका? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। बिल्कुल सही है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में स्थापित किया जा रहा। मेरे बच्चों, देश का पहला वैदिक थीम पार्क कहां? नोएडा में। आप जाके देखेंगे ना उस पार्क में, तो देखेंगे कि एक गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बच्चे ऐसे जमीन पे बैठे हैं, गुरुकुल पद्धत ऐसी वहां पे मूर्तियां बनाई गई हैं। तो बिल्कुल जैसा वैदिक समाज था उस प्रकार के वहां पर मूर्तियां और तस्वीरें देखेंगे। तो वैदिक थीम पर आधारित पहला पार्क कहां बनाया जाए? नोएडा में। अगला है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। मेरे बच्चों, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपना सैटेलाइट कार्यक्रम शुरू कर रहा है। बाकी कोई और विश्वविद्यालय सैटेलाइट कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, वो इलाहाबाद नहीं है। यही गलत है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही गलत है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये गलत है, लेकिन खुद का सैटेलाइट जो विश्वविद्यालय अपने यहां अपना कार्यक्रम चलाने जा रहा है वो कौन है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो यह भी ध्यान दीजिएगा, वह उत्तर प्रदेश का कौन विश्वविद्यालय है जो अपना सैटेलाइट कार्यक्रम शुरू कर रहा है? वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में एक सही नहीं है। तो अब देखिए, यूपी से जुड़ा हुआ शुरू हो गया, अब तक करंट चला है, यूपी आप देख रहे हैं। निम्न में कौन एक सही नहीं है? तो एक सही हो, एक गलत होगा, 4 आपके सही होंगे। सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में, सही है। सुलहकुल उत्सव आगरा में सही है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, बिल्कुल सही है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, बिल्कुल सही है। और सोरो मेला एटा में नहीं बेटा, यही गलत है। सोरो मेला कासगंज में। कहां पर? कासगंज में मनाया जाता है, कासगंज में मनाया जाता है। ठीक है ना? तो सोरो मेला एटा में नहीं, पहले एटा में था, अब एटा में से कासगंज अलग हो गया, तो अब सोरो मेला कासगंज में। यह पशु मेला है, और ये बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए, पशु मेला है सोरो मेला। ये आपका नहीं, सॉरी, सोरो मेला पशु मेला नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्षमा चाहूंगा। सोरो मेला ये कहां पर है? आपके कासगंज में मनाया जाता है। और देवी पाटन मेला बलरामपुर में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, और सुलहकुल मेला आपके आगरा में। निम्न में सही सुमेलित नहीं है, तो एक कौन सुमेलित नहीं, जरा देखते हैं। कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है, ये सही है। बटेश्वर मेला ये पशु मेला आगरा में, और एक ददरी का मेला लगता है बलिया में, ये 2 मेला उत्तर प्रदेश में लगते हैं। तो बटेश्वर मेला जो पशु मेला कहां लगता है? आगरा में लगता है। कजली महोत्सव महोबा मनाया जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला ये कहां लगता है? हापुड़ में, यह भी सही है, यह भी सही है। तो गलत कौन है? गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में लगता है, यह गलत है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है। इसको बेटा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हाँ, यहां आप देखिए, निम्न में एक गलत है, 3 सही है, एक गलत है। देखते हैं, भारत का पहला सौर शहर सांची है। मेरे बच्चों, पूरे इंडिया में भारत में एक ऐसा शहर है जिसकी ऊर्जा जरूरतें किससे पूरा हो रही हैं? सोलर एनर्जी पूरा हो रही हैं। वहां पर कोई भी किसी प्रकार की प्रदूषण पे आधारित बिजली उत्पादन नहीं की जा रही है। वहां की समस्त ऊर्जा जरूरतें सोलर एनर्जी से पूरा हो रही है। तो भारत का पहला ऐसा शहर है जिसकी जरूरत किससे हो रही है? सौर ऊर्जा से पूरा हो रही है। तो पहला सौर शहर कौन है? सांची है। अगला है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, आप लोग खूब नाम सुने होंगे, को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मेरे बच्चों, यह एक संस्था थी, इस
इस संस्था को अब डीम्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है? डीम्ड विश्वविद्यालय ऐसे संस्थानों को, मानद विश्वविद्यालय होते हैं, उनको मान्यता दे दी जाती है, वो हकीकत में विश्वविद्यालय नहीं होते हैं। तो डीम्ड विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय संस्थान होते हैं, उनको मान्यता दे दी जाती है। तो एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अगला है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, तेलंगाना के मुलुगु जिला में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है, यह पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। और आप देख रहे हैं समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर? तेलंगाना में। और तेलंगाना में किस जिले में? मुलुगु जिले में स्थापित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही है। एकात्मकता की मूर्ति जो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मांधाता पर्वत पर स्थापित की गई है, वो वल्लभ भाई पटेल की है। ये गलत है, ये गलत है। ये किसकी एकात्मकता माने वननेस, ये किसकी है? शंकराचार्य की मूर्ति है। इसको बिल्कुल शंकराचार्य की मूर्ति है, इसको तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में एक सही नहीं है, तो 3 सही है, एक गलत नहीं। जैसे पहले पैटर्न तो वही पैटर्न यहां पर है। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था, कौन था या है? उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र बेटा बनारस अखबार है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार सदरुल अखबार था, यह भी सही है। एकदम तैयार कर लीजिएगा, कई बार पूछता है कि उत्तर प्रदेश का, हालांकि भारत का पहला जो आपका हिंदी समाचार पत्र था वह उदंड मार्तंड था। वह क्या था? उदंत मार्तंड, ये था, ये भारत का पहला है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार था। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा? सदरुल अखबार था। सरस्वती पत्रिका के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, एकदम बिल्कुल सही है, यह भी सही है। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, यह भी आपकी बात सही है। लेकिन यहां पर यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, यही गलत है। यह पत्रिका बेटा कानपुर से प्रकाशित होती थी। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार सदरुल अखबार था। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार था। नेक्स्ट, निम्न में सही नहीं है। कौन सही नहीं है? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, ये सही है। गोरखपुर में जो प्लांटोरियम है, जो गोरखपुर की नक्षत्रशाला, उसको वीर बहादुर सिंह कहते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में है। पहले इसका नाम डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर था। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला पहले इसका नाम था, अब इसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। मेरे बच्चों, इस बात को आप पूरा बढ़िया तैयार कर लीजिएगा कि किस नक्षत्रशाला का नाम पहले डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर था, अब आर्यभट्ट हो गया है। वो कहाँ है? रामपुर, वही बांसबरेली के बगल वाला रामपुर, ये वहीं का है। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? लखनऊ में है। एक बात और जान लीजिएगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इन सारी नक्षत्रशालाओं में ये ध्यान दीजिएगा, ये जो लेजर लाइट होती है या लेजर लाइट से चलने वाली पहली नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश की पहली नक्षत्रशाला जो लेजर लाइट से चलती है, कौन है वो? आर्यभट्ट। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ है, यह भी सही है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, आर्यभट्ट रामपुर, और वीर बहादुर सिंह गोरखपुर। जवाहर नक्षत्रशाला ये कहां पर है? वाराणसी। बेटा ये गलत है, यही गलत है। ये सही बात है, इलाहाबाद में है। ये कहां है? इलाहाबाद में है। तो जवाहरलाल या जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही नहीं है। कौन एक सही नहीं? देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा। मेरे बच्चों,
ध्यान दीजिएगा, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशुओं की चिकित्सा के लिए जो विश्वविद्यालय है और अनुसंधान केंद्र है। गौ अनुसंधान संस्थान और पशु चिकित्सा, पशुओं से संबंधित यूनिवर्सिटी कहां है? आपके मथुरा में है, सही है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन है। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय संपूर्णानंद है। अगर उसके बाद में पूछे तो इलाहाबाद, अगर संपूर्णानंद नहीं है तो हम आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना बताते हैं। उत्तर प्रदेश का एक मात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सैम हिगिन बॉटम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बेटा ये गलत है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय सैम हिगिन बॉटम नहीं है, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय जो आपका झांसी में है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। बाकी जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे आपका सैम हिगिनबॉटम हो, चाहे आपका बादा का हो, चाहे आपका आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय आपका अयोध्या का हो, चाहे आपका सरदार पटेल विश्वविद्यालय आपका मेरठ का हो, चाहे आपका आजाद कृषि विश्वविद्यालय आपका कानपुर हो, मेरे बच्चों ये सब राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र और मात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी है। निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, भाषा को ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, पूरा पकड़िए भाषा को। हिंदी भाषा का संस्थान, उर्दू भाषा का संस्थान, संस्कृत भाषा का संस्थान और सिंधी भाषा की अकादमी और पंजाबी भाषा की अकादमी ये लखनऊ में है। एक साथ आप 4-5 फैक्ट देख रहे हैं। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा और आपका संस्कृत, ये सब का संस्थान और अकादमी कहाँ है? लखनऊ में, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, यह भी सही है। भारद्वाज आश्रम वह अक्षय वट इलाहाबाद में है, यह भी सही है। यह ऑप्शन गलत है। सैयद सलार उर्स पर लगने वाला मेला बलरामपुर में नहीं, बहराइच में लगता है। सैयद सलार के उर्स पर लगने वाला मेला कहां लगता है? बहराइच में लगता है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए। मेरे बच्चों ये देखिए फिर करंट से है, बिल्कुल एकदम रिसेंट है और यह आपके यूपीपी के पेपर में छपा मिलना चाहिए, बिल्कुल छपा मिलना चाहिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, यह बिल्कुल सही है। और यह 16वां वित्त आयोग, आप ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष मतलब 31 तक के लिए यह आयोग काम करेगा, उसके लिए अपनी रिपोर्ट देगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया बनाए गए। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो मेरे बच्चों, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो अटल सेतु है। यह बंबई में है, बंबई के बगल में अरब सागर में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है। अगला है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। यह भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, बिल्कुल नया उद्घाटित हुआ है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में किया गया। मेरे बच्चों, यही ऑप्शन गलत है। ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन अभी हाल ही में बिल्कुल मिर्जापुर में किया गया। मिर्जापुर में लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल रिसेंट का करंट है। ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में नहीं, मिर्जापुर में किया गया।
निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? तो आइए फिर देखते हैं। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कुवैत की दिनार है। मेरे बच्चों, ये मेरा गेस है, ये गेस है कि आपके यूपीपी में यही मुद्रा पूछेगा कि दिनार कहां की मुद्रा है, कुवैत की मुद्रा, और विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है ये ध्यान रखिएगा। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी, यह भी सही है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पुनः बनाई गई 5वीं बार। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर है? मेरे बच्चों, यह ध्यान दीजिएगा, बालिकाओं के लिए यह पहला फर्स्ट एक सैनिक स्कूल खोला गया है। आपने देखा बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय गोरखपुर में बालिकाओं के लिए एक सैनिक स्कूल खोला गया है और उसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। कहां पर? मथुरा में। यह भी सही है। स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार प्रयाग, वाराणसी व कानपुर को प्रदान किया गया। यह ऑप्शन गलत है। इसमें सही यह है कि स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार प्रयाग व वाराणसी को दिया गया, कानपुर को नहीं दिया गया है। तो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रयाग और वाराणसी को दिया गया है। तो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। बिल्कुल लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यह पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, यह आपके यूपीपी के लिए महत्वपूर्ण। आने वाले सभी एग्जाम आप यहाँ जो तो यूपी के हैं, जो यूपी संबंधित है वो तो ऑलवेज महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जो करंट है वो 2024 में पूछा जाएगा। आप लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत इसके लिए किया है। कल फिर हम कुछ करेंट्स और यूपी संबंधी लेकर के आएंगे, साथ ही साथ कुछ हम जीके के बीच लेकर के आएंगे। धन्यवाद।